स्वागत है आपका आज के इस विश्लेषण में। आज हम भारत के एक बेहद मशहूर महल की दीवारों के भीतर गहराई में उतरेंगे और 250 साल पुरानी एक खौफनाक त्रासदी को डिकोड करेंगे। एक ऐसी कहानी जो सत्ता, लालच और खून के रिश्तों के टूटने की सबसे दर्दनाक मिसाल है। पुणे शहर के बीचों बीच शनिवार वाड़ा का जो विशाल ढांचा खड़ा है ना, दिन में तो वहां टूरिस्ट सेल्फियां लेते हैं, चहल पहल रहती है, लेकिन स्थानीय लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रात ढलते ही इस ऐतिहासिक जगह का खामोश सन्नाटा किसी अलौकिक भूत का नहीं, बल्कि एक टूटे हुए भरोसे की भारी गूंज को छिपाए हुए है। काका मला वाचवा यानी चाचा मुझे बचा लो। सोचिए 18 साल के एक लड़के की ये हताश पुकार कहा जाता है कि आज भी इन खंडहरों में गूंजती है। और यहीं से मंच तैयार होता है परिवार के भीतर हुए विश्वासघात के एक गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य का, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। खंड 1, ताज का बोझ, एक शापित सुवर्णकाल। जरा कल्पना कीजिए 1730 के उस दौर की। पेशवा बाजीराव ने जो यह महल बनवाया वो कोई आम इमारत नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर था। 7 मंजिला इमारत, राजस्थान से मंगाए गए पत्थर, बर्मा की कीमती सागौन की लकड़ी और इसके वो कमल के आकार के फव्वारे और बेल्जियम ग्लास के झूमर तो मुगल दरबारों को भी टक्कर देते थे। सच कहूं तो ये मराठा साम्राज्य की अटूट शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन अब इस टाइम लाइन पर गौर कीजिए। कहते हैं ना कि जिस बुनियाद को नजर लग जाए वो कभी टिकती नहीं। ठीक ऐसा ही यहां हुआ। निर्माण के तुरंत बाद बाजीराव की मृत्यु हुई, फिर 1761 में पानीपत की विनाशकारी हार और 1772 में माधवराव पेशवा का भी निधन हो गया। इन लगातार मौतों ने एक 17 साल के अनुभवहीन लड़के नारायण राव के सिर पर एक अस्थिर और खून से सना हुआ ताज लाकर रख दिया। खंड 2, धोखे का मनोविज्ञान, त्रासदी के पीछे के दिमाग। अब महल के अंदर का ये जो डायनामिक है, ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ है नारायण राव, एक नासमझ किशोर शासक जो राजनीति से अनजान था और सुरक्षा के लिए पूरी तरह अपने परिवार पर निर्भर था। दूसरी तरफ उसके सगे चाचा रघुनाथ राव, एक वीर योद्धा, लेकिन लगातार नजरअंदाज किए जाने से अंदर ही अंदर कुंठा और कड़वाहट से भरे हुए थे। और इन सबके बीच थी चाची आनंदीबाई, बेहद महत्वाकांक्षी और निर्मम, जिन्हें बस अपने बेटे के लिए वो ताज चाहिए था। ये एक ऐसा जहरीला कॉम्बिनेशन था जो बस फटने ही वाला था। और यहां से कहानी एक डार्क मोड़ लेती है। नारायण राव को जब अपने चाचा की बगावत की भनक लगी तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने ही चाचा रघुनाथ राव को महल के अंदर नजरबंद करवा दिया। असल में ये एक ऐसा कदम था जिसने तबाही के बारूद में सीधी आग लगा दी। खंड 3, स्याही की एक बूंद, बदलती हुई किस्मत। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अगस्त 1773 की वो खौफनाक साजिश शुरुआत में किसी कत्ल के लिए थी ही नहीं। पूरे पुणे में गणेश उत्सव की जबरदस्त धूम थी। ढोल नगाड़ों के भारी शोर का फायदा उठाते हुए चाचा ने सुमेर सिंह गार्दी नाम के एक सैनिक को काम पर रखा। लेकिन ध्यान दीजिए, मूल योजना सिर्फ उस युवा लड़के को जिंदा पकड़ने की थी ताकि रघुनाथ राव के अपने हाथ परिवार के खून से ना रंगे। पर किस्मत का खेल देखिए, चाची आनंदीबाई ने चाचा का लिखा वो गुप्त पत्र बीच में ही पकड़ लिया। उसने कलम उठाई और बड़ी ही सफाई से स्याही की सिर्फ एक लकीर खींचकर मराठी शब्द धरावे यानी पकड़ो को मारावे यानी मार डालो में बदल दिया। अक्षर ध की गांठ खोलकर उसे म बना दिया गया। सोचिए, महज स्याही की एक बूंद, उस एक बूंद ने चाचा के उस नर्म रुख को हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया। उसने एक राजनीतिक तख्तापलट को सीधे सीधे मौत के फरमान या कहें डेथ वारंट में बदल दिया। सिर्फ एक अक्षर ने पुणे की किस्मत पलट कर रख दी। खंड 4, दरवाजे के पीछे चाचा, एक खौफनाक खामोशी। उस खौफनाक दोपहर की कल्पना कीजिए। उत्सव के ढोल अपने चरम पर हैं और भारी हथियारों से लैस सैनिक महल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। अचानक मची चीख पुकार से 18 साल का नारायण राव अपनी नींद से जागता है और खून से सने सैनिकों को देखकर नंगे पैर ही महल के उन ठंडे गलियारों में भागने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये हत्यारे उसके चाचा के नाम से ही भेजे गए हैं। वो सीधा चाचा के कमरे की तरफ भागता है, इस उम्मीद में कि वो वीर योद्धा उसे बचा लेगा। और ये इस पूरी कहानी का सबसे काला मनोवैज्ञानिक क्षण है। दरवाजे के इस पार वो लड़का अपनी नन्ही मुट्ठियों से दरवाजा पीट रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था,
काका मला वाचवा। लेकिन दरवाजे के उस पार उसका अपना चाचा पूरी तरह से शांत और गतिहीन बैठा रहा। इंसानियत का गला घोंटने वाली वो खामोशी उस दर्दनाक चीख से कहीं ज्यादा भयानक थी। नारायण राव ने अपने पीछे खड़े हत्यारे सुमेर सिंह गार्दी को जागीर, धन, दौलत का हर लालच दिया, लेकिन सुमेर सिंह ने वह बदला हुआ पत्र निकाला और दो टूक कहा, हुक्म पेशवा को मारने का है। और ये सब ठीक उस बंद दरवाजे के बाहर हो रहा था, जिसके पीछे वो खामोश चाचा बैठा था। 3। जी हां, तलवार के सिर्फ 3 क्रूर वार लगे उस युवा पेशवा की जिंदगी छीनने में। एक 18 साल के लड़के को इतनी बेरहमी से काटा गया कि फर्श खून से लाल हो गया और उसका चाचा अंदर छिपा ही रहा। अंतिम खंड, अपराध की राख, एक अनंत गूंज। अब देखिए, साजिशकर्ताओं ने तकनीकी रूप से सिंहासन तो पा लिया, लेकिन विश्वासघात की असली कीमत क्या होती है पता है? पाप को छिपाने के लिए नारायण राव के शरीर के टुकड़ों को एक बर्तन में भर के चुपचाप नदी में फेंक दिया गया। कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इसके बाद जांच में रघुनाथ राव हत्या के दोषी पाए गए और उन्हें निर्वासन झेलना पड़ा। आनंदीबाई का पूरा जीवन कैद में गुजरा। जिस सत्ता के लिए उन्होंने खून की होली खेली, उसने उन्हें जनता की गहरी नफरत सिवा कुछ नहीं दिया। और फिर एक रहस्यमयी घटना सामने आती है। उस हत्या के लगभग 50 साल बाद 1828 में शनिवारवाड़ा में आग लग गई। ये रहस्यमयी आग लगातार 7 दिनों तक जलती रही, जिसने मुख्य द्वार को छोड़कर पूरे भव्य महल को राख कर दिया। कई लोगों का मानना था कि ये कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि उस मारे गए लड़के का क्रोध था। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल जो दिमाग में आता है, क्या आज भी सुनाई देने वाली वो खौफनाक चीखें सच में किसी भूत की हैं? या फिर क्या ये इतिहास का उस चाचा को माफ करने से इनकार है जिसने कभी अपना दरवाजा नहीं खोला? ये एक ऐसा भारी मनोवैज्ञानिक बोझ है जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। इस कहानी से समझ आता है कि ऐतिहासिक खंडरों की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, वो सदियों पुराने दर्द को भी समेटे रहती हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।